बारिश में 5 जुगाड़ू बहुओं का कमाल घर और रसोई बदल दी। घर के बाहर मिट्टी का पुराना चूल्हा सुलग रहा है। चारों बहुएं आशा, उषा, नीलम और रागिनी चूल्हे में मिलकर रात का खाना बना रही हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना बना लो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। आसमान को देखो, कभी भी पानी गिर सकता है। हाँ दीदी, इस बारिश के मौसम में बाहर खुले में खाना बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। हवा चलती है तो चूल्हा बुझ जाता है। सही कह रही हो, कभी अचानक पानी गिरने से हमारा बना हुआ खाना खराब हो जाता है, तो कभी सेकते समय रोटियां गीली हो जाती हैं। चूल्हे की लकड़ियां भी नम हो गई हैं। जब हम आग तेज करते हैं तो कभी तेल के छींटे उड़कर हमारे ऊपर आ जाते हैं। खाना बनाना आफत हो गया है। हमारे तो ठीक है, हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे इन मुसीबत के साथ कट जा रही है। हमें तो इस सब की आदत हो चुकी है। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो 5वीं बहू अब हमारे घर में आने वाली है, वो ये सब कैसे झेलेगी? उसको तो इन सब मुसीबतों की आदत बिल्कुल नहीं है। जैसे हम सभी अपने घरों से आई थी और धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट करना सीख गए, वैसे ही उसको भी धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। वे चारों अभी आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और झमाझम तेज बारिश होने लगती है। चारों बहुएं घबरा जाती हैं। अरे, अब तो बहुत तेज बारिश होने लगी। चूल्हा तो पूरी तरह भीग जाएगा। दीदी, रोटियां तो बन गई है, जल्दी से उन्हें किसी बर्तन से ढक दो, वरना सब पानी में तैरने लगेंगी। नीलम भीगते हुए जैसे तैसे चूल्हे में दोबारा आग जलाती है और रागिनी बाहर रखा एक पुराना खड्डा उठाती है। वो उस खड्डे को चूल्हे के ऊपर पानी रोकने के लिए पकड़ कर रखती है। खड्डा बहुत गर्म हो जाता है, जिससे रागिनी के हाथ जलने लगते हैं। नीलम, जल्दी जल्दी करो, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। ये खड्डा बहुत गर्म है, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। वे चारों जैसे तैसे भीगते हुए आधी पक्की दाल और चावल के बर्तन को उठाती है और दौड़कर घर के अंदर ले जाती है। तभी उसकी सास कमला, अरे बहू, तुम सब तो भीग गई हो। हाँ माँ जी, बाहर अचानक तेज पानी आ गया, बस जैसे तैसे करके खाना बन ही गया है। हम बर्तनों को अंदर ले आए हैं। घर के कोने में चारपाई पर बैठे ससुर रामचरण बहुओं की हालत देखकर गहरी सांस लेते हुए, हम समझते हैं कि तुम सब खाना बनाने में कितनी मुसीबत उठा रही हो, लेकिन हमारी इस गरीबी से भगवान हमें जब भी राहत देगा तो हम सबसे पहले तुम्हारे लिए घर के अंदर एक अच्छी रसोई बनवा देंगे। हाँ पिताजी, एक अच्छी और सूखी रसोई बनाना तो हमारा भी सपना है। भगवान ही जाने हमारा ये सपना कब पूरा होगा। वैसे दीदी, अभी मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि 5 भाई अभी तक काम से वापस नहीं आए हैं। इतनी तेज बारिश में वो कहाँ होंगे? तब तक के 5 भाई अजय, विजय, आकाश, विकास और अमन पूरी तरह भीग भाग के काम से वापस घर के अंदर आते हैं। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा है। कमला उन्हें देखकर, आ गए बेटा तुम सब? हाँ माँ, आज बहुत ही तेज तेज बारिश हो रही है। रास्ते में पानी भरा था, इसलिए आने में देर हो गई। तुम सब बहुत ज्यादा भीग गए हो, जल्दी जल्दी जाओ और जाके सूखे कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। उनके घर में कोई अलग से कमरा नहीं है, सिर्फ एक बड़ा हॉल है जिसमें बीच बीच में पुराने पर्दे लगा कमरे बनाए गए हैं। 5 भाई उस पर्दे के पीछे जाते हैं और अपने भीगे कपड़े बदल कर बाहर आते हैं। चलो अब सब लोग चटाई पर बैठो और जल्दी से खाना खा लो। बहुएं बर्तनों से खाना निकालकर सभी भाइयों की थाली में लगाती हैं। 5 भाई जमीन पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाते समय अजय अपनी थाली को देखकर, अरे ये खाना बिल्कुल कच्चा है, रोटियां भी कच्ची हैं और चावल भी पूरी तरह से कच्चे हैं। ये कैसा खाना बनाया तुम लोगों ने? हाँ, अब क्या करें, हमारे घर की रसोई बाहर खुले में है, तो वैसे ही खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। बारिश आ गई थी, इसलिए जैसे तैसे ये खाना बना है। कब से हम सब भाई यही सोच रहे हैं कि हमें अच्छा खाना मिल जाए और थोड़ी अच्छी आमदनी हो जाए, तो फिर हम घर में एक पक्की रसोई बनवा दें। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं, हमें कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा है। और अब तो ये बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में तो हमें बाहर मिलने वाला मजदूरी का काम और भी कम मिलेगा। हम गरीबों का जिंदगी में यही तो रोना है भाई। न हमारे पेट में कभी पेट भर अच्छा खाना रहता है और न ही हमारे सर पर कोई अच्छी छत है जो हमें इस पानी से बचा सके। 5 भाई अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बाहर बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। उनके कच्चे घर की पुरानी छत से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें सीधे नीचे खाने की थालियों पर टपकने लग जाती हैं। लो, जो कसर बाकी रह गई थी वो इस बढ़ती हुई बारिश ने पूरी कर दी। अब तो घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो गया है। अरे तुम लोग अब यहाँ बैठकर बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? जो जैसा है जल्दी जल्दी खाना खा लो, नहीं तो बारिश और बढ़ जाएगी तो थालियों में सिर्फ पानी ही भरेगा। माँ, पिताजी,
आप लोग पहले अपना खाना जल्दी खत्म कर लीजिए और इस सूखी चारपाई पर ऊपर होकर बैठ जाइए ताकि आप नीचे के पानी से गीले ना हो, वरना इस उम्र में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ पिताजी, आप चारपाई पर बैठिए। पिछली बार तो इसी तरह भीगने की वजह से माँ जी को बहुत तेज बुखार भी आ गया था। ठीक है बहू, तुम लोग जैसा कहती हो हम वैसा ही करते हैं। रामचरण और कमला जल्दी जल्दी खाना खाकर कमरे में बिछी चारपाई पर पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं। बाकी सभी लोग भी जल्दी जल्दी खाना खत्म करते हैं। देखते ही देखते छत से टपकने वाला पानी घर के फर्श पर भरने लगता है। चारों बहुएं और पांचों बेटे तुरंत डब्बे, पुरानी बाल्टियां और कटोरे उठाते हैं और घर के अंदर जमा होने वाले पानी को भर भर कर बाहर फेंकने लगते हैं। अभी रास्ते से गांव की 2 पड़ोसने हाथ में छाता लेकर वहां से गुजरते हुए उन लोगों से, अरे भाई, तुम लोग हर साल इस बारिश में इतनी परेशानी उठाते हो, अपने इस पुराने घर की छत को थोड़ा रिपेयर क्यों नहीं करवा लेते? हाँ हाँ चाची, पैसे कम थे इसलिए करवा नहीं पाए। अभी इस मौसम को तो हम जैसे तैसे काट लें, अगले मौसम में हम अपनी छत को पक्का रिपेयर करवा देंगे। दोनों औरतें आपस में बातें करते हुए आगे चली जाती हैं। सभी बेटे और बहू पूरा पानी बाहर निकालते हैं। बहुएं जमीन को पुराने सूखे कपड़े से पोंछकर सुखाती हैं। इसके बाद सभी लोग थके हारे अपने अपने पर्दे वाले कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पांचों भाई बाहर मजदूरी पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उधर रामचरण अपनी पत्नी कमला से, कमला, मुझे बाजार में माखन लाल जी मिले थे। वो कह रहे थे कि हमारे छोटे बेटे अमन की शादी अब जल्दी कर लेनी चाहिए। याद तो है ना कि हमारे छोटे बेटे की शादी उनकी बेटी से 2 साल पहले हो चुकी है। हाँ जी याद है, पर हमारे घर में तो पहले से ही इतनी तंगी है। हमारे यहाँ तो नई बहू को रखने के लिए इतनी जगह ही नहीं है, हम उसे कहाँ रखेंगे? माँ जी, वो माखन लाल जी की बेटी भी तो एक बहुत गरीब घर की लड़की है ना, हमारी तरह वो भी इस घर के हालातों में धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप छोटे भैया की शादी करके उसे घर ले आइए। ठीक है बहू, तुम सब राजी हो तो मैं भी मना नहीं करूंगी। हम जल्दी ही अमन का ब्याह करवा देते हैं। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पांचों भाई भूखे पेट ही तेज बारिश के बीच काम पर चले जाते हैं। काफी देर बाद जब बारिश बंद होती है तो उषा, देखो रागिनी, बेचारे हमारे पति सुबह सुबह भूखे ही काम पर चले गए हैं। हम इस आफत की बारिश की वजह से उन्हें समय पर खाना भी नहीं दे पाते हैं। क्या करें दीदी, ये सब हमारी खराब किस्मत की बात है। दीदी, अगर हमें इस घर में रहना है तो हमको इस रसोई के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, जिससे हमारी ये रसोई या चूल्हा बारिश के पानी से खराब ना हो। बातें करने के बाद चारों बहुएं भीगते हुए ही चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। आशा चूल्हे में लकड़ियां जलाते हुए, देख रही हो चूल्हा जलाना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम इस मिट्टी के चूल्हे को उठाकर घर के अंदर ही जलाएं। तभी कमला दरवाजे पर आकर उनकी बातें सुनते हुए, हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही थी कि बाहर भीगने से अच्छा है इस चूल्हे को उठाकर घर के अंदर ही जला लो। चारों बहुएं मिलकर उस भारी मिट्टी के चूल्हे को उठाती हैं और घर के छोटे से हॉल के अंदर लेकर आती हैं। रागिनी चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालकर आग जलाती है, लेकिन घर बहुत छोटा है और उसमें कोई खिड़की नहीं है। जैसी लकड़ियां सुलगती हैं, पूरे घर के अंदर धुआं धुआं होने लग जाता है। धुआं भरते ही सबको तेज खांसी आने लग जाती है और सबकी आंखें जलन करने लगती हैं। ओफो, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बहुआ, जल्दी जल्दी हाथ जलाओ। हाँ माँ जी, पर इस धुएं ने तो बहुत आफत करती है। धुएं की वजह से घर के अंदर की घुटन बहुत बढ़ जाती है। सभी बहुओं की आंखें धुएं से पूरी तरह लाल हो गई हैं और उनमें से पानी बह रहा है। जैसे तैसे चारों खाना बनाकर तैयार कर देती हैं और चूल्हा बुझा देती हैं। शाम के समय पांचों भाई दिन भर की मजदूरी के बाद घर वापस आते हैं। जैसे वे दरवाजा खोलते हैं, घर के अंदर का धुआं देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये घर के अंदर इतना धुआं क्यों भरा है और यहाँ इतनी उमस क्यों हो रही है? अंदर तो खड़ा होना भी मुश्किल है। आकाश, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए आज हमने खाना घर के अंदर ही बनाया है। यहाँ तो कोई इंसान 2 मिनट भी नहीं रह सकता, इतना दम घुट रहा है यहाँ। बहू, आज के बाद घर के अंदर कभी खाना मत बनाना। जैसे भी हो, घर के अंदर चूल्हा जलाना ठीक नहीं है। खाना तो बाहर ही बनाना होगा। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें। अभी आप सब लोग बैठिए और खाना खा लीजिए। सभी लोग भारी मन से उस धुएं के बीच बैठकर खाना खाते हैं। रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह चारों बहुएं चूल्हे के पास सफाई करते हुए आपस में बातें करती हैं। उषा, नीलम, रागिनी, मुझे एक उपाय सूझा है। हम क्यों ना आज ही जंगल जाकर बांस और सूखी लकड़ियां काट कर ले आए। हम उन लकड़ियों से अपने चूल्हे के ऊपर एक छोटा सा शेल्टर बना लेंगे। उसके नीचे हमारा चूल्हा रहेगा तो कम से कम हम खाना तो बना पाएंगे और हमारा खाना गीला नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। चलो हम अभी जंगल निकलते हैं। चारों बहुएं अपनी सास कमला से अनुमति लेती हैं और हाथों में रस्सी और दरांती लेकर जंगल की तरफ तेजी से जाती हैं। जंगल पहुंचकर चारों बहुएं पेड़ों से सूखी लकड़ियां और मजबूत बांस इकट्ठा करते हुए, इन लकड़ियों से जब हमारे चूल्हे पर एक शेल्टर बन जाएगा तो हमें बारिश से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाओ और लकड़ियां इकट्ठा करो, इससे पहले कि फिर से बारिश शुरू हो जाए।
वे सब मिलकर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाती हैं और तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। चारों लकड़ियों को लेकर बारिश में भी घर की तरफ लौट जाती हैं और घर पहुंचकर चारों बहुएं भीगते हुए चूल्हे के चारों तरफ बांस को जमीन में गाड़ देती हैं। वे उन लकड़ियों को लोहे के पतले तार से मजबूती से बांधती हैं और उनके ऊपर भी आड़ी लकड़ियां लगा देती हैं। तभी सामने वाले घर की बालकनी में खड़ी सीमा और उनकी बेटी रीना पकोड़े खाते हुए, खुद जरा माँ, इन लोगों को ये कैसी बेवकूफों वाली हरकत कर रही है। इन गरीबों को कौन समझाएगी क्या सूखी लकड़ी का ढांचा कभी आसमान से गिरते हुए पानी को रोक सकता है। कितने मूर्ख हैं ये लोग। अमीर लड़की की आवाज बहुओं के कानों तक पहुंचती है। रागिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दीदी, वो हमारी लाचारी का तमाशा बनाकर हमारा मजाक उड़ा रही है। मेरा खून खौल रहा है। रागिनी, उसे उड़ाने दो हमारा मजाक। इन अमीरों को ये कभी पता ही नहीं होता कि गरीबी में क्या क्या तकलीफें होती हैं और एक वक्त की रोटी कैसे बनती है। तुम अपना काम करो। चारों बहुएं मिलकर अपनी लकड़ी का शेल्टर पूरी तरह से रेडी कर लेती हैं। वे चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू ही करती हैं कि तभी फिर से तेज बारिश आ जाती है। लकड़ियों के बीच के गैप से पानी की बौछारें अंदर आने लगती हैं। दीदी, पानी के छींटे अंदर आ रहे हैं। इस लकड़ी की छत से पानी पूरी तरह नहीं रुक रहा है। अब क्या करें? तभी रास्ते में उनके पांचों भाई अजय, विजय, आकाश, विकास और अमन काम से वापस लौटते हैं। अमन के हाथ में एक पुराना बड़ा नीले रंग का तिरपाल है। भाभियों, आप लोग परेशान मत हो। देखो, मैं आज कबाड़ बाजार से ये बड़ा तिरपाल साथ लेकर आया हूँ। अब हम इस तिरपाल को आपकी इस लकड़ी की छत के ऊपर लगा देंगे तो एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आएगा। चारों बहुएं तिरपाल देखकर बहुत खुश होती हैं। पांचों भाई तुरंत तिरपाल को चारों कोनों से रस्सियों और तारों की मदद से मजबूत बांध देते हैं। अब चूल्हे के ऊपर एक वाटरप्रूफ छत बन जाती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी रसोई बन गई है। अब पानी बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा। लगता है देवर जी ने अपनी आने वाली बीवी के आराम का इंतजाम पहले से ही कर लिया है। नीलम की ये बात सुनकर विजय, आकाश, विकास और चारों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। अमन शर्माकर अपना सिर झुका लेता है। शाम को सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पिता रामचरण अपने सभी बेटों और बहुओं से, देखो बच्चों, माखन लाल जी का संदेश आया है। हमारी माली हालत को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा धूमधाम करने की बजाय कल सीधे मंदिर से ही अमन की शादी कर लेते हैं। पिताजी, मुझे आपत्ति नहीं है। आप जैसा तय करें, मुझे मंजूर है। अगले दिन गांव के एक छोटे से पुराने मंदिर में सादगी से अमन और पूनम की शादी संपन्न होती है। पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शाम को पांचों भाई और बहुएं नई दुल्हन पूनम को लेकर अपने घर वापस आते हैं। पूनम का गृह प्रवेश होता है। पूनम चारों तरफ देखती है, जहां दीवारों की जगह सिर्फ पुराने फटे हुए पर्दे लटके हैं। वो हैरान होकर अपनी सास कमला से, माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? बहू, हमारी गरीबी ऐसी है कि हम अभी तक इस घर में किसी के लिए अलग से पक्के कमरे नहीं बना पाए हैं। ये जो चारों तरफ पुराने पर्दे लगे हैं, बस इन्हीं के पीछे तुम कमरे समझ लो। हम सब इन्हीं के पीछे सोते हैं। कमला की बात सुनकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। वो मन ही मन बहुत दुखी होते हुए, हे भगवान, ये मैं कैसे घर में आ गई हूँ। मेरे माता पिता ने शादी से पहले इस घर में क्या देखा था कि मुझे यहाँ ब्याह दिया। यहाँ तो मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? पूनम को उदास देखकर उसकी जेठानी उषा प्यार से, पूनम, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस घर में जो भी मुसीबत है, हम पांचों बहुएं साथ मिलकर काटेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा। आओ, मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। उषा एक पुराना पर्दा हटाकर पूनम को एक कोने में ले जाती है। वहाँ जमीन पर एक फटी हुई दरी और पुराना बिस्तर लगा हुआ है। बहू, तुम्हें और अमन को आज यही नीचे जमीन पर सोना है। अपना सामान यहाँ रख दो और आराम करो। पूनम उस बिस्तर पर बैठ जाती है। रात के समय अमन काम खत्म करके उस पर्दे के पीछे आता है। पूनम को गुस्से में बैठा देखकर वो उसके पास बैठते हुए, पूनम, क्या बात है? तुम आज अपनी शादी के पहले दिन इतनी ज्यादा उदास गुस्से में क्यों हो? न ही तो इस पूरे घर में कोई पक्का कमरा है और न ही हमारा कोई बेडरूम है। तुम ही बताओ कि इस घर में हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। ये पुराना पर्दा तो हवा चलते ही कभी भी उड़ता रहता है। हाँ पूनम, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। हमारी गरीबी के कारण तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन तुम थोड़ा हौसला रखो। भगवान ने चाहा तो ये बारिश का मौसम खत्म होते होते हमारा काम थोड़ा अच्छा लग जाएगा।
फिर मैं कुछ ईंटें और सीमेंट खरीद कर ऊपर छत पर हमारे लिए एक पक्का रूम बनवा दूंगा। पूनम बिना कुछ बोले करवट बदल कर सो जाती है। अगली सुबह पूनम सुबह सुबह उठकर अपनी सास कमला के पास जाकर, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मुझे घर में सब लोगों के लिए खाना बनाना है। आप मुझे बताइए कि हमारी रसोई कहाँ है? बहू, हमारी रसोई घर के अंदर नहीं है, वो बाहर खुले में बनी हुई है। तुम बाहर चली जाओ, वहाँ तुम्हारी बाकी जेठानियाँ भी होंगी। पूनम घर के बाहर आती है। वो चूल्हे के ऊपर लगे उस लकड़ी के शेल्टर और तिरपाल को देखती है जिसके नीचे उसकी चारों जेठानियां खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पूनम उस रसोई को देखकर हैरान होते हुए, हे भगवान, यदि मैं यहाँ खुले में खाना बनाऊंगी और अचानक तेज बारिश आ गई तो यहाँ तो सब कुछ गीला हो जाएगा। ये कैसी रसोई है? छोटी बहू, तुम डरो मत, हमने बारिश को रोकने के लिए ऊपर ये तिरपाल तो डाल रखा है। तुम यहाँ और खाना बनाना शुरू करो। पूनम भारी मन से चूल्हे के पास बैठती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज आंधी और भयानक तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज चलती है कि उनके चूल्हे के ऊपर बंधा हुआ वो पुराना तिरपाल का पंडाल उड़कर दूर गली में चला जाता है और बारिश का पानी सीधे चूल्हे पर और पूनम के ऊपर गिरने लगता है। पूनम घबरा जाती है। तभी उसकी चारों जेठानियां अपनी अपनी साड़ियों के आंचल से चूल्हे के चारों तरफ आड़ बना लेती हैं। वे खुद पानी में पूरी तरह भीग गई हैं, पर चूल्हे को पानी से बचाती हैं। पूनम, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम जल्दी जल्दी चूल्हे पर अपना खाना बना लो। हम चारों अपनी साड़ियों से पानी को रोक रही हैं। तुम्हारी ये पहली रसोई का खाना खराब नहीं होना चाहिए। ये शगुन का खाना है। पूनम अपनी जेठानियों का ये त्याग देखकर अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी जल्दी रोटियां और सब्जी बनाकर तैयार करती है और बर्तनों को लेकर सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर छत से पानी टपकने के कारण पूरे घर के फर्श पर पानी भरा हुआ है। पूनम, घर में पानी भरा हुआ है, तुम इस सूखी चारपाई पर ही सबका खाना लगा दो और तुम भी अपने पति और ससुर के साथ यहीं बैठकर खाना खा लो। तब तक हम चारों जेठानियां इस हॉल का पानी बाहर फेंक देंगी। आशा, उषा, नीलम और रागनी बाल्टियां लेकर फर्श का पानी बाहर फेंकने में लग जाती हैं। पूनम चारपाई पर बैठकर अपने सास ससुर और पति अमन को खाना खिला रही है। वही पानी फेंकती हुई अपनी जेठानियों को देखकर खाने से उठकर अपनी जेठानियों की मदद कराने लगती है। तब उषा, अरे छोटी बहू, तुम खाने से क्यों उठ गई हो? तुम अभी नई नई दुल्हन हो, तुम चारपाई पर बैठकर आराम से खाना खाओ, ये काम हम कर लेंगे। दीदी, आज से मैं भी आपकी साथी हूँ और इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं आप सबको अकेले इस मुसीबत में काम करते नहीं देख सकती। मैं भी आपके साथ इस पानी को बाहर फेंकवाऊंगी। पूनम मुस्कुराते हुए एक डब्बा उठाती है और अपनी जेठानियों के साथ मिलकर घर का पानी बाहर फेंकने लगती है। चारपाई पर बैठे रामचरण और कमला अपनी पांचों बहुओं की ये एकता और प्यार देखकर खुश होते हुए, कमला, देखो हमारी बहुओं को, भगवान करे हमारी इन बहुओं में ऐसी एकता और अटूट प्यार हमेशा हमेशा बना रहे। ऐसी ही रात हो जाती है और रात के समय पूनम अपने पर्दे वाले कमरे में बैठकर अपने पति से, अमन, जब भी तेज बारिश होती है हमारे इस घर में चारों तरफ से पानी टपकता है। हमें इस मुसीबत का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। पूनम, कोशिश तो मैं और मेरे चारों भाई भी कर रहे हैं कि पैसों का इंतजाम हो जाए, लेकिन इस मौसम में मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो बिना पैसों के भला हम कोई सोल्यूशन कैसे निकालें? बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन पूनम सुबह उठकर बाहर आती है तो देखती है कि रात की तेज बारिश की वजह से बाहर बना मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह से टूटकर ढह गया है। वो अपनी चारों जेठानियों से, दीदी, हम सब इस तरह हाथ पर हाथ रख के घर में नहीं बैठ सकते हैं। हमें अपने घर के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए हम चलकर ईंट लाकर चूल्हा बना लेते हैं। पांचों बहुएं मिलकर फिर से जंगल की तरफ जाती हैं। वहाँ वे ईंटें और सूखी लकड़ियां ढूंढकर इकट्ठा करती हैं और वापस अपने घर आती हैं। पूनम और आशा मिलकर बाहर उन ईंटों को जोड़कर एक नया मजबूत चूल्हा बनाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और रास्ते से गांव के कुछ आदमी वहाँ से गुजरते हुए, देखो भाई, इन बहुओं ने तो काटा ही है। अब इस नई बहू को मिलाकर इन्होंने इसी चूल्हे की आग में दिया है। ये लोग इतने कंजूस हैं कि बहुओं को एक पक्की रसोई भी बनवा कर नहीं दे सकते। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। भला ऐसी भी क्या कंजूसी की 5-5 भाई कमाने वाले हैं, फिर भी इनका कभी पूरा ही नहीं पड़ता। दोनों औरतें मुंह बनाते हुए चली जाती हैं। पूनम के कानों में उनकी बात पड़ती है। लोगों को दूर से देखकर यही लगता है कि मेरे ससुराल वाले बहुत कंजूस हैं, लेकिन वो क्या जाने कि मेरे ससुराल वालों की सचमुच माली हालत अच्छी नहीं है। वो तो खुद बहुत तंगी में जी रही हैं। पूनम चूल्हे पर कढ़ाई में तेल डालकर तड़का लगाती है। जैसी वो तेल में जीरा डालती है, अचानक पानी की बूंदें गर्म तेल में गिरती हैं, जिससे खौलता हुआ तेल छिटककर सीधे पूनम के दाहिने हाथ पर आ जाता है। पूनम का हाथ जल जाता है और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है, मेरा हाथ जल गया, बहुत तेज जलन हो रही है। पूनम की चीख सुनकर उसकी चारों जेठानियां, पूनम, तुम इस चूल्हे को यहीं छोड़ो, तुम अंदर चलो, हम चारों मिलकर ये खाना बना लेंगे। उषा तुरंत पूनम का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है और मरहम लगाने लगती है। बाहर चूल्हे के पास आशा और नीलम भीगते हुए सब्जी पकाते हुए, त्यागिनी, पूनम अभी बहुत नई है, उसे हमारी तरह इस गरीबी और मुसीबत की आदत नहीं है। आज के बाद हम उससे बाहर खुले में खाना बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। वे सब मिलकर खाना बनाकर अंदर लाती हैं। घर के अंदर छत से पानी लगातार टपक रहा है और बाकी जेठानियां बाल्टियों से पानी फेंक रही हैं।
पूनम कोने में बैठकर ये सब देखती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन पूनम अपनी जेठानी आशा के साथ बाजार सब्जी खरीदने जाती है। वापसी में किराने की दुकान के बाहर उसे कुछ पुरानी प्लास्टिक की बोरियां नजर आती हैं। दीदी जरा देखिए, किराने की दुकान पर ये जो बोरियां नजर आ रही हैं, ये वाटर प्रूफ होती हैं। यदि ये बोरियां हमें मिल जाएं, तो हम इसका ऊपर वाटर प्रूफ छत बना सकते हैं। हाँ पूनम, बात तो सही है, चलो हम मांग कर देखते हैं। दोनों बहुएं किराने की दुकान के मालिक के पास जाकर, भैया क्या आप इनमें से कुछ बोरियां हमें दे सकते हैं? हमें अपने घर की छत ढकनी है। क्या मैं तुम लोगों को ये बोरियां मुफ्त में दे दूं? अगर इतनी जरूरत है तो एक काम करो, मेरी इस पूरी दुकान की अच्छे से सफाई कर, तो मैं तुम्हें ये खराब बोरियां दे दूंगा। पूनम और आशा झाड़ू उठाती हैं और दुकान की 2-2.5 घंटे तक सफाई करती हैं। किराने वाला खुश होकर उन्हें वो सारी वाटरप्रूफ बोरियां दे देता है। दोनों बहुएं बोरियां लेकर घर आती हैं। उन्हें देखकर कमला, बेटा तुम दोनों को लौटने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ जी वो एक जरूरी काम था, आप बस देखते जाइए कि अब क्या चमत्कार होता है। पूनम तुरंत सुई धागा निकालती है। पांचों बहुएं मिलकर उन वाटरप्रूफ बोरियों को आपस में सिल लेती हैं और घर के छत के ऊपर मजबूत बांध देती हैं। तभी बारिश झमाझम होने लगती है, लेकिन पानी अंदर नहीं आता। पूरे परिवार को बहुत सुकून मिलता है। देखो कमला, बहुओं ने बोरियां ऊपर बांधी हैं, तो अब पानी अंदर नहीं आ रहा है। ये कितनी खुशी की बात है। उसके बाद बहुएं फिर से बारिश में भीगते हुए खाना बनाने लगती हैं। अपनी जेठानियों के मना करने की वजह से पूनम चूल्हे पर खाना नहीं बनाती। वो दरवाजे पर खड़ी होकर जेठानियों को बारिश में भी खाना बनाते हुए देख रही थी। तभी वहां से एक कबाड़ी वाला जा रहा होता है, जिसके पास टिन और प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बे रखे हैं। उषा दीदी जरा देखो, उसके पास ये जो टीन के खराब डब्बे और प्लास्टिक के डिब्बे रखे हैं, यदि ये हमें देते तो ये हमारे काम आ सकते हैं। हाँ पूनम, लेकिन वो हमें देगा क्या? हमारे पास पैसे तो है नहीं। पूनम दौड़कर कबाड़ी वाले को रोकते हुए, भैया प्लीज ये डिब्बे हमें दे दीजिए, हम तुम्हें बाद में पैसे दे देंगे। तुम्हारे दिए हुए डिब्बे हम गरीबों के बहुत काम आ जाएंगे। बहन तुम उदास मत हो, मैं गरीबी को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी गरीबी झेली है। तुम ये डब्बे ले लो और जब पैसे होंगे तो दे देना। वो उसे धन्यवाद देती है और डब्बे ले आती है। वे उस टिन और प्लास्टिक के डब्बों को चौड़ाई से काटकर लकड़ी के शेल्टर के आसपास लगा देती है, जिससे उनकी रसोई पूरी तरह से पैक हो जाती है। पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं और उस पैक रसोई के अंदर खाना बनाती हैं। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंदर हम बिना भीगे खाना बना रहे हैं। शाम को पूनम बाजार जाती है और एक बीज की दुकान से कुछ पैसे देकर बीज खरीद लेती है और फिर बचे हुए डब्बे में आसपास से मिट्टी इकट्ठा करके भर देती है और उन सब्जी के बीजों को उन डब्बों में डालकर अपने घर के आसपास टांग देती है। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और परिवार गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद डब्बों में लगी हुई सब्जियां तैयार हो जाती हैं। उन्हें देखकर पूनम, देखा दीदी, आप लोगों ने हमारी लगाई हुई सब्जियां तैयार हो गई हैं। देखिए कैसी भिंडी, पालक, धनिया, मेथी सब कुछ तैयार है। चलिए आज इन्हीं को तोड़कर सब्जी बनाते हैं। पांचों बहुएं सब्जियां तोड़कर उन्हीं सब्जियों को काटकर खाना बनाने लगती हैं। तभी फिर से झमाझम बारिश शुरू होने लगती है। बारिश से बचने के लिए मोहिनी उनके चूल्हे के पास आकर बैठते हुए, बहन काम से वापस आ रही थी और जब आज बारिश शुरू हो गई तो सोचा कि यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। हाँ हाँ बहन बैठो, क्यों नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है रसोई का, बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ बहन, छोटी बहू ने ही दिमाग लगाया है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग घर पर रहती हो, काम क्यों नहीं करती हो। यदि तुम लोग काम करो तो कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और तुम लोग फिर छत डाल के ऊपर एक रसोई बना सकती हो। सोचना इस बारे में। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और मोहिनी अपने काम पर चली जाती है। तब पूनम सभी से, दीदी वो सही कहती थी, रसोई ऊपर बन जाती तो बहुत अच्छा रहता। क्यों ना हम लोग भी काम करना शुरू करें, वैसे भी हम घर पर ही रहते हैं। रात को सब भाई खाना खा रहे होते हैं। तब बहुएं उनके सामने अपनी बात रखती है। हम काम करना चाहते हैं, इस तरह बैठे रहने से क्या ही फायदा है। हम काम करेंगे तो हमारे हालात बदलेंगे। आखिर हम भी तो नारी शक्तियां हैं, हमें भी काम करने का अधिकार है। भाई तुम्हारे अधिकार के लिए कौन मना कर रहा है? तुम काम कर सकती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम काम क्या करोगी। तुम में से कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं जो जॉब करे, और यहाँ कोई काम मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलती? अरे घरों में काम मिल जाता है। हाँ घरों में काम मिल जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ यहाँ से काफी दूर हैं।
हाँ, एक काम मिल सकता है। यहाँ पास में माखन लाल जी का जो कबाड़ खाना है, वहाँ औरतों की जरूरत रहती है माल की छटाई करने के लिए। कल से तुम लोग वहाँ लग जाना। ठीक है बड़ी भाभी, आप घर पे रहो और सब संभालो, हम चारों बहुएं काम करने के लिए जाएंगी। अगली सुबह चारों बहुएं कबाड़ खाने में जाती हैं। कबाड़ खाने का मालिक नंदलाल उन्हें काम समझाते हुए, देखो, इस कबाड़ खाने में तुम लोग कबाड़ को छाटना और बोरा में भर भर कर रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नंदलाल काम समझाकर चला जाता है। चारों बहुएं कबाड़ की छटाई के काम में लग जाती हैं। अच्छा ही हुआ कि हम काम करने के लिए यहाँ आ गए। अब हम कुछ पैसे इकट्ठा करके कम से कम अपने घर की जरूरत की चीज तो खरीद सकते हैं। वे सारा दिन भीगते हुए कबाड़ को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर रखती हैं। इस काम में पूनम और बाकी सब लोग भीग जाते हैं। शाम को वे घर आकर अपनी सास से, माँ, आज तो हमने दिन भर बहुत अच्छे से काम किया। बड़ी बहू ने खाना बनाकर रखा होता है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी छोटी बहू पूनम को तेज छींक आने लगती है। लगता है ये भीग गई है, इसे बुखार ना हो जाए। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद पूनम को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। चारों जेठानियां रात भर सोती नहीं हैं और उसकी सेवा करती हैं। आशा उसे काढ़ा पिलाती है, उषा माथे पर पट्टी रखती है, नीलम पैर मलती है और रागिनी सर दबाती है। सास ससुर भी बहुत चिंता करते हैं और रात भर सोते नहीं हैं। पूनम ये सब देखकर मन ही मन, मेरे परिवार वाले मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे कुछ भी करके इस घर के हालात तो बदलने ही होंगे। ऐसी ही रात बीत जाती है। अगली सुबह सभी लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब पूनम को तैयार देखकर उषा, पूनम, तुम काम पर मत जाओ, तुम्हारी रात को तबीयत ठीक नहीं थी, आज हम लोग चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक है और रास्ते से पैरासीटामोल लेकर खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं चलूंगी। ऐसा कहकर पूनम भी बाकी बहुओं के साथ काम पर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और बहुएं रोज कबाड़ खाने में भीग कर काम कर रही थीं। बड़ी बहू घर में भीग कर खाना बना रही थी और लड़के भी मजदूरी कर रहे थे। एक दिन कबाड़ खाने का मालिक नंदलाल अपने 8 साल के बेटे निखिल के साथ आता है। निखिल वहाँ रबड़ की बॉल से खेल रहा था। काम करते हुए उसे देखकर रागिनी, देखो कितनी अच्छे से वो बच्चा बॉल खेल रहा है। हाँ दीदी। तभी नंदलाल के फोन की घंटी बजती है और वो फोन पर बात करते हुए बाहर निकल जाता है। बहुएं काम में व्यस्त हो जाती हैं और बच्चा बॉल खेलते हुए कबाड़ खाने से बाहर सड़क पर चला जाता है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही होती है और बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला होता है। पूनम की नजर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए, बेटा निखिल, हटो वहाँ से। लेकिन बच्चा बॉल उठाने में मग्न रहता है और नहीं सुनता। पूनम अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर बच्चे को धक्का देकर खुद कार के नीचे आ जाती है। कार उसे टक्कर मारकर भाग जाती है। सब लोग दौड़कर आते हैं। पूनम, आगे खोलो, मालिक जल्दी चलिए, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। वे पूनम को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पूरा परिवार बाहर रो रहा होता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है। सब अंदर जाते हैं। तभी नंदलाल, उसकी पत्नी राखी और बेटा निखिल अंदर आते हैं। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं होती तो आज मेरे बच्चे की जान चली गई होती। कोई बात नहीं चाची, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने अस्पताल का पूरा बिल भर दिया है और मैं आपको 10,000 रुपए अपनी खुशी से इनाम देना चाहता हूँ। नहीं मालिक, जान बचाने की कोई कीमत नहीं होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंदलाल चला जाता है। कुछ दिन बाद पूनम ठीक होकर घर आ जाती है। फिर वो वापस कबाड़ खाने काम पर जाती है। सेठ नंदलाल अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और केबिन की बड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करता है। पूनम बेटी, आज से आप यहाँ नीचे नहीं बैठेंगी। आज से आप इस कबाड़ खाने की मैनेजर हैं। और हाँ, मेरी और भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। मैं आपके परिवार के सभी लोगों को अपनी फैक्ट्रियों में अच्छी नौकरी पर रख लूंगा और मैंने आपका पुराना घर तोड़वाकर फिर से पक्का बनवाने के लिए बोल दिया है। बहुएं खुशी से रोने लगती हैं। अब कुछ महीनों बाद उनका घर पक्का बन चुका है और उसके ऊपर एक बड़ी रसोई बन गई है। पक्के घर के ऊपर बनी रसोई में 5 बहुएं बहुत खुश होकर गैस पर खाना बना रही हैं। तभी अपनी बालकनी में खड़ी उन्हें देखकर बातें करते हुए, देखो तो माँ, इन गरीबों के दिन अचानक कैसे पलटे। हाँ बेटा, पर गरीबों के दिन अपने आप नहीं पलटते। गरीब अपनी किस्मत, अपनी मेहनत और लगन से पलट देते हैं और मेहनत पर भगवान भी मेहरबान होते हैं। वे दोनों चली जाती हैं। इधर रसोई में खाना बन जाता है और बहुएं सबको बड़े चाव से खाना खिलाती हैं। सब लोग पेट भर खाना खाते हैं। चलो भाई, अब तो हम सबके अलग अलग पक्के कमरे हैं, सब आराम करते हैं। हाँ बेटा, तुम तीनों बहुएं, आशा, उषा और नीलम, तुम तीनों नीचे जाओ। तुम्हारे और हमारे कमरे नीचे रहेंगे और बाकी 2 बहुएं, रागिनी और पूनम, तुम दोनों ऊपर के कमरे में जाओ। जिस घर में बारिश की हर बूंद कभी उनके खाने, घर और रसोई की सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसी घर की 5 जुगाड़ बहुओं ने अपनी सूझबूझ, मेहनत और एकता से हर मुश्किल का हल ढूंढ लिया। कच्चे चूल्हे से लेकर पक्की रसोई तक का ये सफर साबित करता है कि हिम्मत और जुगाड़ साथ हो तो बारिश भी किसी का सपना नहीं रोक सकती।